हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बहुत दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है और मैं कमेंट पर पा रहा हूँ। उसमें ये कहा जा रहा है कि सर भूगोल यानी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना दीजिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय बिल्कुल नज़दीक आते जा रहा है, आपके स्टेटमेंट है, जो आपके कमेंट है, उसको हमने बिल्कुल सही तरीके से समझा और आज जो है हम भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। भारत के भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वन लाइनर के रूप में आप इसको देखते चलिए। समय की पाबंदी है, समय बहुत कम है, इसलिए वन लाइनर टॉपिक बाय टॉपिक होगा। और याद रखिएगा, हम इस भारत के भूगोल को 3 वीडियोज़ में पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? सही आंसर है, यह जम्बू द्वीप का एक अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर निर्भर करता है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय कहाँ है? तो इलाहाबाद के समीप जो है वहाँ से भारत के स्थानीय समय का क्या कहता है, मापन किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट, आप सभी जानते होंगे। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। एक एक क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऑनलाइनर के रूप में हम लोग रिवीजन के लेकर चलेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वहीं पर बात करेंगे कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर बताई गई है। वहीं पर बात करें दोस्तों कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र है? तो 10.7 जो % है वो पर्वतीय क्षेत्र भारत का है। बात करेंगे अगर कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है? 29.3% इसका सही आंसर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? 27.7%, याद रखिएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान विस्तारित है? 43% इसका सही आंसर है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने मील दूर है? तो याद रखिएगा 12 मील इसका राइट आंसर है। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया है 66वीं बीपीएससी में। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक दूर है? 24 मील। तो भारत का संलग्न जो क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूर तक फैला हुआ है? बात करें 20वें नंबर क्वेश्चन की, तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूर है? तो 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात इसका सही आंसर है। भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। याद रखेंगे, प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड। भारत की किस मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है? इंदिरा पॉइंट इसको हम लोग जानते हैं। दोस्तों, बात करें कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सी है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के नजदीक है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, याद करेंगे, द्वीप समूह में। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप में से कौन अलग करता है? पंबन चैनल जो होता है इसको अलग करता है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। डंकन पास किसके संबंधित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार के बीच में यह उपस्थित है। दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। याद रखें, श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करती है? पाक जल संधि इसको अलग करती है। आगे बिंदु है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा जो होती है रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। भारत के सुदूर पूर्व कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? म्यांमार। तो याद रहेंगे, सुदूर पूर्व जो है
भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाएगी? तो म्यांमार बनाती है, लेकिन अगर बात करें स्थलीय सीमा के साथ तो बांग्लादेश होती है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाले मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश के साथ ये खींची गई है। बात करेंगे कि किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ उपस्थित है। 47वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? भूटान के साथ। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? पूर्ण रूप से ऐसे अफगानिस्तान अगर दिया रहे तो भूटान को छोड़ करके आप अफगानिस्तान भी आंसर करिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर पूर्वी प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा महासागरीय तट के रूप में इसको विभाजित किया गया है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्रचलित है? प्रायद्वीपीय पठार, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? पूर्वोत्तरी की पहाड़ी का। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक विस्तृत होने वाली तट कोंकण तट के नाम से जानी जाएगी। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? सही आंसर है कि प्रवाल की उत्पत्ति से हुई है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बैरन एवं नारकोंडम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप उपस्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में, यह उपस्थित है। अगर बात करेंगे कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में उपस्थित है। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जानेंगे। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद, कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल 32,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड के नाम से जानेंगे। अगला बिंदु है कि निम्न नगरों में से कौन ऐसा भारतीय राज्य कर्क रेखा में के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? 28 और +8 इसका सही आंकड़ा हो जाएगा। आगे है कि न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण बन गई है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच में। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल वाले भारत के विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को बोला जाता है। भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर तथा वहीं 68 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात एवं महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आते हैं। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी नोक जो है वह कहलाती इंदिरा पॉइंट के नाम से। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 61 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सियाचिन है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमनद सिमरान क्षेत्र को सियाचिन के रूप में जाना जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के झगड़ा है
यहाँ पर बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के भारत के किस राज्य में है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से, और अब लद्दाख वाले क्षेत्र भी इसमें आ गए हैं। भारत की सुदूर दक्षिण और भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई को निकोबार द्वीप समूह के नाम से हम सभी जानेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है, तो केप कैमोरिन जो होती है मुख्य भूमि का जो है सबसे अंतिम छोर के रूप में जानी जाएगी। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, तो याद रखेंगे नागालैंड, असम और मिजोरम की जो सीमाएं हैं वो मणिपुर की सीमा से लगी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान की सीमाओं से अलग भारतीय राज्य कौन करती है, तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद गुजरात और पंजाब, राजस्थान, ये सभी जो राज्य हैं वो पाकिस्तान की सीमाओं को भारत से अलग करती है, यानी कि भारत राज्य और पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। अगली बात है, क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो सही ये है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम दोस्तों किबुथु के नाम से भी जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान द्वीप में भारत का जो है सबसे बैरन ज्वालामुखी जो है उपस्थित है। अगले क्वेश्चन है आपके सामने 96 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1953 में भारत जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी, कुर्नूल इसका राइट आंसर है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश भारत का राज्य बना उस समय इसकी राजधानी कुर्नूल थी। कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलेगी, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अंत में कहाँ पर निकलती है, तो गुजरात में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत को तीन बड़े राज्य कौन सी है, राजस्थान पहले पर, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला प्रदेश कौन सा है, तो दक्षिण पठार जो है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला प्रदेश है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हुई है, तो याद रखेंगे सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमाएं 3 देशों के साथ मिलती है, जो ऊपर मैंने बताया था। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 अलग बराबर भागों में बांटती है, तो याद रखेंगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर जो है वह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का सुदूर दक्षिण पश्चिम बिंदु कौन सा है, उसका दक्षिण बिंदु का कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य में जो पठार उपस्थित है उसको हम लोग मालवा के पठार के नाम से जानेंगे। सिलवासा राजधानी है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी के रूप में जानी जाएगी। राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है, गुजरात। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, इसको वावर के नाम से जाना जाएगा। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कौन सी है, कच्छ का लिटिल रन। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, और ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो भारत के लगभग 30% क्षेत्र जो है 3 राज्यों में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये बढ़ते हुए यानी घटते हुए क्रम में ऊपर से तीसरे 3 हैं। पश्चिमी घाट है, तो पठारों की ढलान को पश्चिमी घाट। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, 1953 ईस्वी में किया गया था। आगे है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया, कावेरी नदी के द्वारा। भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है, तो महाराष्ट्र से भारतीय समय का मानक यमोत्तर नहीं गुजरेगा। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। भारत प्रमुख उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है डैश के कारण, तो याद रखेंगे अक्षांशीय विस्तार के कारण से भारत जो है उष्णकटिबंधीय देश के रूप में जाना जाएगा। भारतवर्ष का आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने वाला पुर्तगाली लोग थे, उसमें से वास्को डी गामा आते हैं। आगे है कि पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, कोरोमंडल तटीय मैदान इसका नाम हो जाएगा।
120 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करने का काम जो होती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। झारखंड किस गोलार्ध में उपस्थित है? तो उत्तर में। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप को ज्वालामुखी द्वीप भारत का कहा जाता है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो एक महासागर। कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? सही आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। कोरमंडल समुद्री तट किस राज्य से अवस्थित है? तमिलनाडु के साथ यह जुड़ा हुआ है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन पठार का यह भाग हो जाएगा। बात करेंगे अपने 129 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी ताक्षणिक विशेषताएं हैं? उत्तर पश्चिमी भारत यहाँ पर पश्चिमी भारत यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यह उत्तर पश्चिमी भारत। भारत किस गोलार्ध में उपस्थित है? तो उत्तरी पूर्व में उपस्थित है। और अंतिम नंबर क्वेश्चन इसका है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों के भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल, इसको बताया जा चुका है। अब आगे बढ़ते चलते अगले भूगोल के अगले पॉइंट की। अब हम यहाँ से देखेंगे भारत की पर्वतों के बारे में। तो भारत की पर्वतों से क्वेश्चंस आएंगे, आप घबराइए नहीं। कम से कम 3 वीडियो, हम इसका अधिक से अधिक 3 वीडियो प्रदान करेंगे, संपूर्ण भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा स्थित है। तो भारत की उत्तरी सीमा जो है हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत मुख्य रूप से एक प्रकार है वलित पर्वत का। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से हम सभी जानते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत की कौन सी पर्वतीय श्रेणी निम्नतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। आगे है, कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा जो होगा यह भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला के शिखर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में उपस्थित है? तो याद रहेंगे नामचा बारवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके मत जाइएगा, आगे है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हिमालय का फाद प्रदेश यानी कि जो फुथलिंग रीजन्स है वो किस नाम से जाना जाता है? उसको हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। नंदा देवी किस राज्य में उपस्थित है? तो उत्तराखंड में। बद्रीनाथ अवस्थित कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में होती है। तो 4500 से लेकर के 600 मीटर पश्चिम में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गार्डविन ऑस्टिन जो है संसार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी के रूप में जानी जाती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णगिरी इसका सही आंसर है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाएगा? इसको हम लोग दून घाटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? इसका राइट हो जाएगा आंसर, इसको मर्ग के नाम से जानते हैं। देखते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में हम लोग बुग्याल एवं प्यार के नाम से जानते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमायूं हिमालय इसमें उपस्थित है। बस इसको रिवीजन क्लास से लगातार देखते चलिएगा और अब रिवीजन वन लाइनर अधिक से अधिक हम लाएंगे। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हिलरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया? 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो कुमायूं हिमालय का एक भाग है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानायोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में यह उपस्थित है। अगर वही बात करें 24 नंबर कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? धौलाधार यह तथा पीर पंजाल याद रखिएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कौन था? सेनोजोइक काल में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में उपस्थित है? यह सिक्किम में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? याद रखेंगे अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत
पर्वत श्रेणी है? भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली जो है सबसे वलित जो है वह वर्णमाला पर्वतमाला है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का कहलाता है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश का गार के नाम से जाना जाएगा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाटी को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी है? इसका नाम है कार्डेमस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का शिखर सर्वोच्च शिखर कौन सी है? महेंद्रगिरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे केरल में। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात में। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में उपस्थित है? मेघालय में यह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी, इसका सही आंसर है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन सी है? खासी, पटकोई तथा अराकोनम योमा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी स्थित है तो सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणियां किस राज्य में उपस्थित है? राजस्थान में यह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? तो आप देखिएगा सिक्किम में। ये दोबारा हम लोग रिपीट कर रहे हैं। K2 के बाद भारत में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है? कंचनजंगा। हिमालय में सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सी है? अरावली। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? पश्चिमी घाट, इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। शिवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ पूर्वी घाट पूर्वी पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी बनती है? तो जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ बनती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ी, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? याद रखें सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल पीक के नाम से जानी जाएगी। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे भारत के पर्वतीय दर्रे। तो देखेंगे आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? खैबर दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकीला, यानी कि सिपकिला, याद रखेंगे। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे की दिया गया है? बनिहाल दर्रा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में उपस्थित है? अरावली में यह उपस्थित है। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल को तमिलनाडु से, याद रखेंगे। उसके बाद तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। नाथुला दर्रा किस राज्य में उपस्थित है? सिक्किम में। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में उपस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस राज्य में उपस्थित है? जम्मू कश्मीर। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में उपस्थित है? नाथुला एवं जेलेपला दर्रा। जम्मू कश्मीर या जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है? बनिहाल दर्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस पर्वतीय दर्रे से होकर के भारतीय तीर्थ यात्रा मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटों से दर्शन हेतु जाते हैं? मानस से। याद रखेंगे टोगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान में उपस्थित है और यहीं से जो है ये सिंध लोग प्रवेश किए थे। पालघाट किन के मध्य उपस्थित है? तो याद रखेंगे पालघाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच उपस्थित है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में उपस्थित है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लोग लेक जाने का रास्ता है? याद रखेंगे जोजिला, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइए हम लोग भारत की नदियों से संबंधित कंटेंट को देख लेते हैं। हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है हिमालय पार की हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। एक से अधिक ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नदियों की लंबाई का सही क्रम, अवरोही क्रम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और क्या है? नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा है। याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र जो होती है कुछ कट जाता है उधर से
इसीलिए इसको हम लोग सबसे आगे नहीं रखेंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाते हैं? पद्मा नदी के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? उसको मेघना के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे अधिक नगम्य दो नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क बना हुआ है? सड़क सेतु बना हुआ है, गांधी सेतु, इसको गंगा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन व डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है तो उत्तराखंड एवं तिब्बत में। गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से इसका ये मतलब उद्गम स्थान होता है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से यह जो है प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई लगभग कितनी है? 2900 किलोमीटर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र लंबाई के हिसाब से दोनों लगभग समान है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी हिमालय से पड़े की नदी है? सतलज। नदियों में कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। वे प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है? नर्मदा और सोन इसका सही आंसर हो जाएगा। जहां नर्मदा जाकर के मिल जाती है इधर आपके पास अरब सागर की तरफ, वहीं पर ये जो सोन नदी है वो बिहार की तरफ आकर गंगा में मिल जाती है। यानी कि जो आपके पास मंगेर जो क्षेत्र है वहाँ पर। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? कोसी नदी का पुराना नाम क्या था? अरुण नदी नाम था। याद रखिएगा कोसी नदी का पुराना नाम अरुण नदी था। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का स्रोत कहा जाएगा। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लूनी नदी को भारत का लवण नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा जो है इसका निर्माण करेगी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से शेष 3 में से विशिष्ट रूप कौन है? नर्मदा समझ लीजिए, ऑप्शन में दिया गया है। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल, याद रखेंगे। महानंदा या महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां निकलती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी कौन है? गोदावरी नदी। आगे बढ़ते चलते हैं। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? त्र्यंबक गांव से। याद रखें गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबक गांव से निकलती है। वैनगंगा तथा फैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में होती है उसको गोदावरी के नाम से जानेंगे। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। पवित्रता के अनुसार अगर देखा जाए तो कावेरी नदी जो है गंगा कहलाती है दक्षिण भारत का, लेकिन अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो गोदावरी नदी को हम लोग जानते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडो ब्रह्मा है तो एक पौराणिक नदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर की पठार से। अगर बात करेंगे डैश भूमि बंधित नदी है लूनी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? सही आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? नर्मदा। सोन और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। आगे बढ़ते चलते हैं। नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन कोसी नदी का हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां जो है हिमालय काट करके निकल करके बहने वाली नदियां हैं। वह
वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। लूनी नदी किसमें आकर के गिरती है? कच्छ के रण में जाकर के लूनी नदी गिरती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी सबसे अधिक बहती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? कावेरी और उसके बाद गंगा और महानदी इसका राइट आंसर है। कहता है क्वेश्चन कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनाती है? देवप्रयाग। उसके बाद है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में से द्विविभाजित करती है? चंबल और साबरमती इसका सही आंसर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाला नदी कौन सी है? हुगली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में दिया गया? राजग सरकार के, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? यह एक बार और हो गया। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर उपस्थित है? हुगली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी बिंदु तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है? नर्मदा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी जाकर के ये गिर जाएगी। आगे बढ़ते चलते प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। शारदा नदी उद्गम स्थल कहाँ है? मिलाम हिमनद से। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा। उसका सोन का भी होता है दोस्तों। किस एक स्थान से भारत के दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और दूसरी बंगाल की तरफ प्रवाहित हो जाती है और महत्वपूर्ण मिलती है दूसरे अरब सागर की तरफ। ये अमरकंटक वाला स्थान है। आगे बढ़ते चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा किया वह नदी गंगा है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षमता है? तो गोदावरी नदी के पास सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता है। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा का। उसके बाद कोपलिक किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह कौन है? बंगाल की खाड़ी में। आगे है सतलज नदी का उद्गम स्थल है, इनमें से मतलब ये ऑप्शंस नहीं छोड़ दीजिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत से सिंधु नदी निकलती है। आगे बढ़ते चलते हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से होकर के बहती है उसको सतलज के नाम से जानेंगे। उसके बाद चलते चलाते दोस्तों अंतिम नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर के बहती है। तो दोस्तों ये मतलब मैंने कहा कि पहले हम भूगोल को 2 से 3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। आप इस पर प्यार अपना बनाइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपका आने वाले 2 और जो इसका पार्ट है उसको हम दे करके संपूर्ण जो भारत का भूगोल है उसको ख़त्म करा दें। उसके बाद विश्व भूगोल देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स देखेंगे और ऐसे और सभी चीज़ें चलती रहेंगी। शुक्रिया।